हेलो साथियों, सक्षम आईएएस जोन में फिर से आपका स्वागत है। अपने विषय वस्तु को शुरू करने से पहले हम कुछ आपको शब्दों पर वार्तालाप करेंगे। जैसे ये 4 शब्द हैं, भूख है, नींद है, प्यास और विश्वास है। चारों शब्द अपने में आपको वार्तालाप कर रहे थे कि एक दूसरे से कौन बड़ा है। तो भूख ने कहा कि मैं बड़ा हूं। तो एक पांचवें व्यक्ति से पूछा गया कि ये भूख जो है ये बड़ा है या ये आपको तीनों बड़े हैं। तो पांचवें व्यक्ति ने कहा कि भूख जो है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि भूख के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको अच्छे खाने नहीं मिलते हैं, भोजन नहीं मिलते हैं, तो हम सूखी रोटी से भी काम चला सकते हैं या अन्य चीज़ों से काम चला सकते हैं। सो देयर आर आपको मोर ऑप्शंस। उसी तरह से बारी आई आपको नींद की। तो नींद ने कहा कि हम बड़े हैं, लेकिन फिर आपको पांचवा व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, नींद जो है वो तुम बड़े नहीं हो, क्योंकि नींद के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नींद जो है आपको अच्छे बिस्तर पर, सोफे पर लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो तो इससे आपको चूंकि कंकड़ वाले सड़क पर या अन्य चीजों पर या चट्टी पर या जो भी कहा जाए उस पर आपको व्यक्ति मजबूरी में सो सकता है। सो देर आर मोर ऑप्शंस। उसके बाद आपको बारी है प्यास का। तो प्यास के बारे में अभी पांचवें व्यक्ति ने कहा कि प्यास के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर चूंकि जो व्यक्ति है जो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आपको फिल्टर्ड वाटर आपको चूंकि आपको डिमांड करता है। अगर जिसके पास ऑप्शन नहीं है तो बहुत सारे चूंकि जल उपलब्ध हैं, बहुत प्रकार के हैं। अगर स्वच्छ जल नहीं मिलता है तो चापाकल से या अन्य चीजों से आपको जल प्राप्त करता है। उसके बाद आपको बारी आया विश्वास का। तो वो पांचवें व्यक्ति ने कहा कि इन सभी में आपको जो विश्वास है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर विश्वास अगर किसी व्यक्ति में किसी चीज के प्रति है तो लाखों वर्षों तक या आपको हजारों वर्षों तक या आपको 100 वर्षों तक जी सकता है। लेकिन जिस दिन उसका विश्वास टूट जाए तो बिखर सकता है। तो इन सब में सबसे जो बड़ा है वो है विश्वास। तो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो अब हम मिलते हैं कि जो हमारा विषय वस्तु है उस पर बात करते हैं कि हमारा विषय वस्तु क्या है। हमारा विषय वस्तु है संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंसेज है। क्या संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों एक ही हैं? तो जानेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या एक ही चीज है, विषय वस्तु है। तो एक इतना सत्य है, देखते हैं कि क्या अंतर है दोनों में। और संविधान चूंकि और जो राज्य व्यवस्था है ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपको बीपीएससी आपको प्रीलिम्स या मेंस का एग्जाम हो, तो इसका काफी आपको इम्पोर्टेंस होता है आपको इन एग्जामों में। अच्छा, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो उसमें आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उससे से बात करें यहाँ पर जो हमारा मेंस होता है आपको बीपीएससी का, उसमें जीएस पेपर 2 में आपको इसको शामिल किया गया है। और इसे चूंकि ये जो हमारा सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें इसको शामिल किया गया है। उसी तरह से बात करें यूपीएससी आपको मेंस का, तो उसमें भी जीएस पेपर 2 में आपको शामिल किया गया है और इसे पढ़ना होता है। और इसका जो विषय वस्तु है काफी आपको बड़ा है। तो देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान दोस्तों इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहा जाता है। और ये संविधान क्या होता है इसे हम जानेंगे। तो संविधान हम कहते किसे हैं? संविधान चूंकि जिस तरह से परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से देश को आपको चलाने के लिए कुछ नियम और कानून जो मौलिक नियम होते हैं उसके उनकी आवश्यकता होती है। तो ये संविधान कुछ और नहीं बल्कि मौलिक नियमों का एक क्या है, संग्रह है, एक दस्तावेज है जिसके सहारे देश के प्रशासन को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान क्या है, आपको मौलिक नियमों का एक दस्तावेज है, संग्रह है। मौलिक नियमों का फंडामेंटल रूल्स है ये। और ये फंडामेंटल जो रूल होते हैं उसी से आपको कानून बनते हैं। तो ये क्या है, हमारा मौलिक नियमों का क्या है, हमारा मौलिक नियमों का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल आपको रूल्स। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मौलिक नियम होते हैं उसी के संग्रह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, हमारा संविधान कहलाता है।
और संविधान जो होता है, आपको जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें आपको 22 भाग थे और अभी भी है। और उसमें आपको जो अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद आपको प्रारंभ में भी थे, मौलिक आपको जो संविधान था उसमें भी थे और अभी भी है। बात रहा आपको जो उसमें जो अनुसूची थी, वो आपको अनुसूची की संख्या आपको कितनी थी, आपको 8 थी, लेकिन जिसकी संख्या अभी बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई है। तो वो विषय वस्तु हमारा अलग है जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो सूची की संख्या थी, जो आपको लिस्ट की संख्या थी, वो 3 थी और अभी भी 3 है। तो ये जो हमारे अनुच्छेद जो होते हैं, आपको भाग, चूंकि हमारा संविधान भाग देखा जाए तो संविधान का जो स्वरूप है हमारा इस तरह से है। संविधान जो होता है हमारा, ये हमारा क्या है, तो चूंकि कई लेयर में होता है, जैसे कहा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर होता है क्या हमारा, आपको अनुसूची होता है। क्या होता है हमारा, अनुसूची होता है। और अनुसूची के बाद आता है हमारा क्या, इसमें भाग आते हैं। क्या आते हैं, भाग आता है, ये हमारा भाग है। और उसके बाद आपको ये हमारा क्या है, आपको ये अनुसूची है और भाग है, और ये हमारा क्या है, अनुच्छेद। यानी कि कहे तो हमारा जो हमारा संविधान है वो क्या है, अनुच्छेदों का एक संग्रह है। और अनुच्छेद अगर हम क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारा संविधान क्या होता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या इतना से हमारा काम निकल जाएगा, नहीं। तो ये तो रहा हमारा संविधान। लेकिन अब जानेंगे कि जो राज्य व्यवस्था होता है वो क्या होता है। तो राज्य व्यवस्था ये क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये तो रहा हमारा संविधान। उसके बाद देखते हैं कि राज्य व्यवस्था की क्या प्रक्रियाएं हैं। तो जो संविधान होता है उसके जो नियम होते हैं, उन नियमों को व्यवहार रूप में या उसे अनुप्रयोग में लाना क्या कहलाता है, हमारा राज्य व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था। यानी कि संविधान क्या था हमारा, तो मौलिक नियमों का संग्रह था। क्या था, मौलिक नियमों का संग्रह होता है। क्या होता है, मौलिक नियमों का संग्रह होता है। संविधान क्या होता है, मौलिक नियमों का संग्रह। लेकिन जब इन्हीं मौलिक नियमों को क्या किया जाता है, जब अनुप्रयोग में लाया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, सामाजिक व्यवहार में लाया जाता है, तब इसे हम कहते हैं क्या, राज्य व्यवस्था। यानी कि संविधान के मौलिक नियमों का हम कह सकते हैं, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, संविधान के मौलिक नियमों को अनुप्रयोग में लाना राज्य व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो ये डिफरेंसेस है हमारे आपको संविधान। लेकिन ये जो मौलिक नियम होते हैं उसको आपको इसको अनुप्रयोग में कैसे लाया जाता है, तो इसकी काफी आपको कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। जैसे हमारे देश में सरकार के 3 अंग होते हैं। जैसे आपको विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। विधायिका का जो काम होता है, उसका काम होता है आपको नियमों को बनाना होता है। उसी तरह से कार्यपालिका का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना। और इसका क्या परिणाम निकल रहा है, अगर चूंकि ये नियम और कानून सही नहीं होते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट इससे क्या करती है, देखती है कि क्या आपको ये जनता के लिए कितना सही और कितना गलत, और उसके बाद अपना निर्णय सुनाती है। तो इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है आपको इस चूंकि ये नियम को अनुप्रयोग में लाने तक। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा मौलिक नियम होता है वो कैसे राज्य व्यवस्था में चेंज होता है, देखते हैं। तो इसके लिए आपको चूंकि सरकार के 3 संस्थाओं से होकर इसे गुजरना होता है। जैसे तो देखते हैं कि हमारा ये मौलिक नियम को कैसे अनुप्रयोग में लाया जाता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा रहा मौलिक नियम। क्या है हमारा, मौलिक नियम होता है। क्या होता है, मौलिक नियम। और ये मौलिक नियम ये राज्य व्यवस्था में कैसे चेंज होगा, इस विषय वस्तु को हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। तो जो मौलिक नियम होते हैं, तो हमने बात किया था कि जो संविधान में जो अनुच्छेद होते हैं वही हमारे के लिए क्या है, मौलिक नियम है।
और उन मौलिक नियम को कैसे आपको राज्य व्यवस्था में चेंज किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती है। जैसे यहाँ पर हमारी सरकार होती है, देश में सरकार होती है, और सरकार के 3 अंग होते हैं। जैसे होती है हमारी क्या, विधायिका होती है। क्या होती है? विधायिका होती है। उसके बाद क्या होती है आपको, कार्यपालिका होती है। क्या होती है? कार्यपालिका होती है। और उसके बाद क्या होती है? न्यायपालिका होती है। न्याय आपको पालिका होती है। और इसी के द्वारा आपको इन्हीं 3 अंगों के सहयोग से ये जो हमारा मौलिक नियम होता है वो राज्य व्यवस्था में परिवर्तित होता है। तो चूंकि जो भी विषय वस्तु जिस पर हमको क्या करना है, जिसको अनुप्रयोग में लाना है, जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल आपको 17 का 17 का, जिसमें कहा जाता है अस्पृश्यता के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया कि छुआछूत जो है क्या है आपको भारत में क्या है, निषेध है। यानी कि अगर कोई छुआछूत करता है तो उसे वो दंडनीय एक अपराध है। और कैसे अपराध है, क्योंकि ये तो कह दिया कि दंडनीय अपराध है, लेकिन ये अपराध होगा तो उसके लिए दंड का कौन सा प्रावधान है, इस विषय वस्तु के बारे में इसमें चर्चा नहीं किया गया है। तो कैसे आपको ये दंडनीय अपराध है और इसके लिए कौन से नियम और कानून है जिसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को अगर देखा जाता है समाज में, तो उसके लिए कौन से प्रावधान होंगे जिसके द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा विधायिका है, तो विधायिका में क्या किया जाता है, सबसे पहले इस चूंकि जिस विषय वस्तु पर, जिस अनुच्छेद पर हमें आपको अनुप्रयोग में लाना होता है, उस विषय वस्तु को यहाँ पर लाया जाता है। और जब उस विषय वस्तु को लाया जाता है तो काफी समस्याएं होती है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें विषय वस्तु को लाया जाता है। उसके बाद चूंकि यहाँ लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से लोकसभा में उसको पास किया जाता है। उसके बाद जो कार्यपालिका का जो हमारा जो भाग है, जो अंग है राष्ट्रपति, उस पर क्या करता है, मोहर लगाता है। उसके बाद चूंकि जब ये विधायिका में आता है कोई भी प्रस्ताव, तो उसे हम बिल के नाम से जानते हैं। जब वो पारित हो जाता है तो उसे अधिनियम कहते हैं, यानी कि नियम कहते हैं। और उस अधिनियम बनाने में सहायक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। जब उसका मुहर नहीं लगता है तब तक वो क्या रहता है, बिल के रूप में रहता है। लेकिन जब इस पर राष्ट्रपति की आपको मुहर लग जाती है तो अधिनियम बन जाता है। और तब चूंकि ये आपको देश के लिए है या नहीं, सही है गलत है, उस पर न्यायपालिका अपना निर्णय सुनाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम संविधान और राज्य व्यवस्था, चूंकि हमारे जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर दोनों चीजों को पढ़ना है, संविधान और राज्य व्यवस्था को। तो इन दोनों चीजों को, चूंकि इससे संबंधित यहाँ पर सरकार भी शामिल हो जाती है और सरकार के 3 अंग शामिल हो जाती है, इसलिए आपको इन 3 अंगों को भी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। चूंकि इसके क्या क्या निर्णय आते हैं वो हमारे लिए करंट अफेयर्स का, समसामयिकी का विषय वस्तु बन जाता है। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले चूंकि कोई विषय वस्तु लाया जा रहा है विधायिका में, तो क्या निर्णय सुनाता है, कार्यपालिका क्या निर्णय देती है और न्यायपालिका क्या निर्णय देती है, उन निर्णयों को भी जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो ये तो रहा हमारा विधायिका। तो विधायिका में क्या किया जाता है, यहाँ पर चूंकि क्या किया जाता है, बिल को लाया जाता है। और ये बिल राष्ट्रपति जब मुहर लगा देता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा अधिनियम बन जाता है, यानी कि नियम बन जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर न्यायपालिका आपका निर्णय सुनाती है। और चूंकि वर्तमान दौर में न्यायपालिका का जो निर्णय आता है यही सबसे खास होता है कि किसी मामले को लेकर के न्यायपालिका ने कौन से निर्णय दिए हैं, एक करंट अफेयर्स का विषय वस्तु बन जाता है और हमारे लिए खास हो जाता है। तो इन सभी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए हमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहिए। ये चूंकि ये सारे जो निर्णय आते हैं हमारे लिए करंट अफेयर्स का विषय वस्तु बन जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर चूंकि तो इस तरह से कोई भी आपको जो नियम होता है वो क्या होता है, मतलब जो अनुच्छेद होते हैं वो नियम में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उस पर हम देखते हैं। तो कौन, चूंकि आपको उदाहरण के साथ हम बताना चाहेंगे कि आपको संविधान में वर्णित कुछ नियम थे जिसको अनुप्रयोग में लाया गया तो कौन कौन सी समस्याएं आई और हमारे लिए कैसे लाभदायक हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कुछ नियम बनाए गए हैं जो आपको संविधान में वर्णित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो आपको कुछ निर्णय को हम दिखाना यहाँ पर चाहते हैं उदाहरण के साथ। जैसे अगर कहा जाए, जैसे लिखा गया है यहाँ पर आपको आर्टिकल अगर हम बात करें कितना आपको 17 का बात करें, तो जो हमारा आर्टिकल 17 है वो कहता है कि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। तो कैसे है ये तो आपको आर्टिकल कह दिया है, लेकिन ये कैसे है इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और इसे चूंकि अगर कोई अनटचेबिलिटी को अगर करता है तो उसे कौन से आपको दंड दिए जाएंगे, ये आपको प्रावधान किए गए हैं। और इसके लिए नियम बना है हमारा क्या, आपको इसके लिए आपको नियम बनाया गया है, आपको अस्पृश्यता आपको निवारण अधिनियम 1955 क्या बनाया गया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। लेकिन इसके चूंकि अब इसे परिवर्तित कर दिया गया है और इसे अब कहा जाता है नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है, नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है, इसे अधिनियम कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे लिए जो आर्टिकल 17 था वो क्या बन गया है, इसे चूंकि अभी राज्य व्यवस्था का विषय वस्तु बन गया। आर्टिकल जो 17 था वो क्या था, हमारा संविधान का विषय वस्तु था, लेकिन ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और आपको नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 क्या बन गया, हमारे लिए राज्य व्यवस्था के विषय वस्तु बन गया है। तो इसमें किसका रोल रहा है, तो आपको संसद का रोल रहा है। उसी तरह से अगर हम चर्चा करें, बात करें आपको आर्टिकल आपको 21 का अगर हम बात करें, आर्टिकल हमारा 21 है। तो 21 जो हमारा आर्टिकल है, 21 जो अनुच्छेद वो क्या कहता है, तो इसमें कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो जीवन जीना हमारे लिए क्या है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। वो कैसे है आपको बताते हैं। तो ये तो वर्णन कर दिया गया है आपको आर्टिकल 21 में कि जीवन जीने का क्या है, अधिकार है, लेकिन हम जीवन कैसे जिएंगे इस चीज को दर्शाया जाता है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, प्रदूषण होते हैं। तो क्या हमारे चूंकि उससे व्यक्ति जीवित रह सकता है, नहीं। तो इन विषय वस्तुओं को लेकर के बहुत सारे नियम और कानून बने हैं। जैसे अगर हम बात करें, चूंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया गया है, आपको संविधान में क्या किया गया है देखते हैं। तो आर्टिकल 21 को राज्य व्यवस्था के रूप में लाने के लिए, यानी कि अनुप्रयोग में लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए क्या किया गया है, उस चीज को हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है, इसमें कहा गया है जैसे किसी व्यक्ति को जीवन जीना है तो उसके लिए चाहिए आपको क्या, जल। क्या चाहिए, तो जल। तो आप वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जल की बहुत सारी आपको प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो अगर इसे प्रदूषित किया जाता है तो इसके लिए आपको एक नियम बनाया गया है। जैसे हम कह सकते हैं वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट बनाया गया है। जैसे कह सकते हैं इसे क्या, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट क्या बनाया गया है, कंट्रोल एक्ट बनाया गया है। और ये एक्ट बनाया गया था 1974 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1974 में बनाया गया था। 1974 में बनाया गया था वाटर पोल्यूशन आपको प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट बनाया गया था, जिसे हम कह सकते हैं जल प्रदूषण आपको के लिए निवारण। और आपको जो निवारण के लिए क्या आपको अधिनियम है, उसके लिए 1974 में अधिनियम बनाया गया। उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वायु प्रदूषण से भी संबंधित आपको एक नियम बनाया गया, एक्ट लाया गया, जिसे कह सकते हैं क्या, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आपको 1981 में लाया गया था, जिसे हम कह सकते हैं क्या, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लाया गया। आपको कब लाया गया, तो मेरे दोस्तों इसको लाया गया कब, 1981 में लाया गया, 1981 में लाया गया। उसी तरह से यहाँ पर देखा गया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया कब, तो उसके बाद लाया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। क्या लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इसको लाया गया कब? 1986 में लाया गया। 1986 में इसको लाया गया, यानी कि जो पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए एक्ट लाया गया कब? 1986 में लाया गया। उसी तरह चूंकि हमें रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है जीवन जीने के लिए, उसमें से सबसे जरूरी है क्या? भूख, यानी कि रोटी। और इसके लिए आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया कब? 2013 में लाया गया। कब लाया गया? फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया कब? तो 2013 में लाया गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि संविधान में तो वर्णन किया गया है आपको आपके जीवन जीने के लिए बहुत सारे आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है, चूंकि इस पर नियम और कानून बना करके, और वही नियम और कानून जो बनते हैं वो हमारे लिए राज्य व्यवस्था का विषय वस्तु बन जाता है। तो अंतिम समय में हम आपसे कहेंगे कि जो हमारा राज्य व्यवस्था और जो हमारा संविधान, जो राज्य व्यवस्था है, वो दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। और एक संविधान का जो पार्ट है वो कैसे विषय आपको राज्य व्यवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसके लिए जिम्मेवार होता है संसद, इसे चेंज करती है। और इससे आपको बीपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस हो, या यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस हो, इन विषय वस्तुओं से आपको संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों से क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो हमें संविधान तो पढ़ना ही चाहिए, उसके साथ साथ राज्य व्यवस्था भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अगर वर्तमान समय में अगर कोई नियम और कानून बनाए जाते हैं, जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो एक जो स्ववर्ण है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उसमें भी कुछ गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए आपको लाया गया क्या? EWS। क्या लाया गया है? EWS का जो सिस्टम लाया गया है उनको, चूंकि हमारे संविधान में बहुत सारे आपको समता का वर्णन है, जैसे आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि तो सबको समान, एक जो विधि होता है उसके समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। तो चूंकि सवर्ण जो है हमारा जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही वर्ग होता है जो क्या होता है? गरीब होता है। तो उस गरीब वर्ग को आरक्षण देने के लिए EWS सिस्टम को लाया गया। तो ये सारा विषय वस्तु रहा जो जुड़ा हुआ है संविधान और राज्य व्यवस्था में, और दोनों में क्या अंतर है आप इसे भली भांति समझ गए होंगे, और हमें नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।